बताओ बोलो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन 2-3 कॉपी मैंने अभी आते ही चेक और कर दी, उनमें वो सबके लिए गलत है। एक जने की किसकी कॉपी थी, वो हिमांशु की कॉपी में सही है, बाकी गलत है सब। कौन सा? और किया ही नहीं है। हाँ भी एक तो दे रखी है, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है शायद, अरे आवाज लास्ट क्वेश्चन है शायद वो, उसके 2 पार्ट दे रखे हैं। इसमें एक में तो आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी, और एक में ओनली रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है, 2a + b चेंज इन 3c। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, जो रिएक्टेंट है इसके लिए नेगेटिव आता है, ये मिस्टेक कर रखी थी, अभी आ जाएगा सामने। अभी 1/2 डेल्टा a/डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा b/डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा c/डेल्टा t। ये क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज है। ये क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज की बात कर रहे हैं, और उसमें जो टाइम लगा है, उस टाइम इंटरवल जो जिसमें ये चेंज हुआ है वो आ रहा है। ये लिखा है, उसने लिख दिया और वो सही भी है। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, N2 + 3H2 चेंज इन 2NH3। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल N2/डेल T इज इक्वल टू माइनस, अरे आवाज नहीं भी, सामने देख ले, माइनस डेल H2/डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3/डेल T। ये रेट इक्वेशन ये होगी, इस फॉर्म में लिखना था। इसमें एक और था ना, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ है अपना। सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेट करना था, उसके लिए इक्वेशन थोड़ा ठीक बताने को आपको समझ में आया है कि नहीं। इक्वेशन सेम ही है, N2 + 3H2 चेंज इन 2NH3, और इसके लिए T इज इक्वल टू 0 पर N2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 2 मोल/लीटर। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आपने देख रहे हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके कंसंट्रेशन को मोल/लीटर में। और ये यहाँ पे मोल/लीटर में T इज इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा है, 2 मोल/लीटर। ये कंसंट्रेशन मोलरिटी की फॉर्म में दे रखा है, किसको, नाइट्रोजन को। T इज इक्वल टू 0 पर आपको बोला है कि ये कितना हो गया, 1 मोल/लीटर। T इज इक्वल टू 10 पे, तो बोलो डेल्टा T की वैल्यू क्या आ गई, ये T1 है, ये T2 है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम क्या होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आ गया, 10 - 0 यानी 10 सेकेंड। और यहाँ डेल्टा N2 क्या होगा भाई, N2 2 - N2 1, फाइनल माइनस इनिशियल, वही कंसंट्रेशन। फाइनल क्या है, 1 है, और इनिशियल क्या है, 2 है। क्या आ गई, -1 आ गया क्या, अरे बोलो भी, इस कंसंट्रेशन चेंज की वैल्यू क्या है, ये -1। और ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिख रखा है आपने, माइनस, और यहाँ पे प्लस। ये क्या मजाक है, कभी प्लस कभी माइनस, जैसे मन करे वैसे। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। कैसे होगी, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जो कंसंट्रेशन चेंज है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C/डेल्टा T। ये एक बेसिक फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के। तो ये क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमेशा आपको क्या रखना, पॉजिटिव। इसके लिए अपन ने क्या सेपरेट करके लिख दिया कि ये जो रिएक्टेंट आएगा, कौन आएगा, रिएक्टेंट आएगा, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव लिखा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन रेगुलर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो अपन चेंज निकालेंगे तो वो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा।
और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसी से लिख लो, ये लिखा हुआ, ये इक्वेशन है, N2 + 3 H2 चेंज इन 2NH3। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यही लिखना है अपने को, बाकी कुछ नहीं। जो फॉर्मूला सामने लिखा है माइनस डेल N2 अपॉन डेल T। अभी अब बोलो, जो नाइट्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज क्या हुआ है? -1 हुआ है। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया आपने -1 अपॉन टाइम कितना लगा इसमें, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 10 सेकेंड। तो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसके लिए तो ये माइनस लिया है रिएक्टेंट के पहले। कितनी वैल्यू आई? 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब इसकी जगह आपको इसके लिए भी पूछ सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरिंग ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ H2, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके लिए अमाउंट वैल्यू इसके लिए दी है और इनके लिए पूछ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पूछ लेंगे। अभी रेट ऑफ ये अपीयरिंग ऑफ NH3 क्या होगा? डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये होता है। जैसे ये लिखा हुआ ना, ये नहीं है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये जो अपॉन 2 है वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल के उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। बाय द वे आगे इक्वेशन होता है इस तरह का, बाकी तो सीधे सीधे इक्वेशन थी। इंटीग्रल इक्वेशन लिखी नहीं है वैसे सबने, 3 कॉपियों में 4 कॉपियों में 1-2 के गलत आ रहा है, मतलब सिर्फ ओनली फॉर्मूला ले जाके लिख रहे हो, तो वो ठीक नहीं है कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन क्वेश्चन आ सकता है जो उसमें नहीं दिया हुआ है। डेराइव करनी है तो प्रॉपर डेरिवेशन होना ही चाहिए। चलो ये बात है, ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। और कोई इसमें से पूछने जैसा खास था नहीं, फिर भी कोई किसी को पूछना हो तो बताओ। पर ऑल ओवर बात ये है कि धीरे धीरे पहले टेस्ट से लेके इस टेस्ट तक काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। अब नेक्स्ट टेस्ट कब होगा केमिस्ट्री का? कौन से चैप्टर हो गए आपके टेस्ट? फर्स्ट सेकंड दो ही हुए हो गया? 6 और 8 मंगलवार बढ़ेंगे या फिर बढ़ा दें? चलो ठीक, ये अगले टेस्ट में आप अभी से डेली का 1 घंटा इनको देना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई, CFT को लेकर अपनी कल डिस्कस किया था, दोनों के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको बता दिया था। एक इसमें CFT में पॉइंट बच रहा है कलर वाला। CFT क्या क्या डिस्कस करता है? अभी CFT जो है हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, ज्योमेट्री भी बता रहा है, नेचर भी बता रहा है, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट भी बता रहा है, म्यू की वैल्यू भी बता रहा है, और उसके साथ में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहा है। ये भी बता रहा है कौन? CFT। इसीलिए CFT को बेटर मानते हैं किससे? VVT से। तो अभी अपन बात कर लेते हैं इसकी कलर वाले। इस कलर कंपाउंड के कलर को बताने के लिए एक अपने पास एग्जांपल ये लो, TiH2O होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स आयन। TiH2O होल 6 Cl3।
आवाज नहीं भी बोलना नहीं। यहाँ पे Ti का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। जो टाइटेनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? टाइटेनियम 22, ऑर्गन 3d2 फॉरेस्ट 3d2 फॉरेस्ट। अब Ti क्या बोला है? +3 है क्या? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। क्या हो गया? ऑर्गन 3d1 ओनली 3d1। ये जो 3d1 है, ये जो 3d1 है, यहाँ देखो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से पता चलता है कौन है? मोनोडेंटेड लिगेंड है 6 के 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 6 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गए। वाले जो तुम्हें कल काम करने के लिए दिया था वो अब भी याद नहीं किए, इधर उधर कॉपियां देख रहे हो, ताम झाम कर रहे हो, अभी पूछे जाएंगे ध्यान रखना। दोनों टेबल जो बता रखी है दोनों की दोनों अभी पूछी जाएगी। अरे बोलना नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? अभी ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब ये क्या करेगा? सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट। और ये एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में, ये जब अपने ओरिजिनल स्टेज में होता है तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ये इसकी मूल अवस्था है। ये ओरिजिनली यही लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, जैसे ये वेव को एक्सेप्ट करेगा, वेव इसके पास, वेव इसको मिलेगी, एनर्जी मिलते ही ये कहाँ चला जाएगा भाई? 3d1। और ये एक्साइटेड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल में आता है। अब यहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में वापस जाएगा। उस टाइम पे इस एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग एनर्जी के इक्वल, ये जो एनर्जी गैप है या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसके इक्वल एनर्जी की वेव रिलीज करेगा। यहाँ से ये जब वापस रिटर्न होगा उस टाइम पे ये वेव रिलीज करेगा। इस वेव का क्या होगा? कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। और आपको बताया था कि विबग्योर बताया कि भी ये क्या है? विजिबल लाइट से, वॉयलेट से लेकर रेड तक 400 नैनोमीटर है। और ये 760। हाँ भाई, तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए स्पेसिफिक कलर है, बिल्कुल यही होगा। इसीलिए इसका भी क्या होगा? एक स्पेसिफिक कलर होगा जो कंपाउंड कलर शो करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो जिस वेवलेंथ की ये यहाँ पे वेव रिलीज कर रहा है वापस, उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का क्या होगा? कलर होगा। और यही रीजन है कि जो आपके कौन से वाले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कलर शो करते हैं। ये लिगेंड के हिसाब से वेरी करेगा कलर। ठीक है, लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसमें जो कलर होगा जनरली लाइट होगा, और बाइडेंटेड लिगेंड उसमें आएंगे तो उससे क्या होगा? किलेट्रिन का फॉर्मेशन होगा और कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, कलर जो है वो डार्क होगा, कलर चेंज होगा लिगेंड चेंज होने से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? लिगेंड WFL है, उसकी जगह SFL आता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगी।
SFL जो होगा उसकी प्रेजेंस में तो स्प्लिटिंग होती है ज़्यादा, और WFL है वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग होगी कम, तो दोनों कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर भी चेंज होगा। और बोलो भी पल्ले पड़ी गई बात। इसके लिए एक और पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ये बुक में एक टेबल दे रखी है, उसमें ये जो एब्जॉर्ब लाइट है इसका कलर बता रखा है, ये जो एब्जॉर्ब लाइट है इसका कलर बता रखा है, और फिर कंपाउंड का कलर या फिर जो रिलीज लाइट है जो रेडिएशन उससे निकल रही है उसका जो कलर है वो भी बता रखा है, यानी कंपाउंड का कलर है। ये तो एब्जॉर्ब लाइट है और ये कौन है, ये कंपाउंड का कलर है या सॉल्यूशन का कलर है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल आपको क्या बता रहा है, दोनों बातें बता रहा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वेवलेंथ तो क्या हो रही है, इंक्रीज। अरे ये 400 है, ये 760 है, रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा क्या बता रही है साइकिल, देखो सामने वॉयलेट लाइट को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर दिखेगा कैसा, येलो, ठीक है। ऑरेंज कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू, ठीक है। रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लू ग्रीन, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो पर्पल, इस तरह से ये इस चीज को बता रहे हैं। कौन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ये जो दोनों कलर है ना इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब रेड एब्जॉर्ब करके क्या दिखा रहा है, ब्लू ग्रीन, तो ये दोनों आपस में कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, संपूरक रंग है। कौन से रंग है, संपूरक, इसको बोलते हैं संपूरक रंग चक्र। अच्छा अब इसमें एक और खास बात के सारे के सारे कंपाउंड इसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। 50% इसको फॉलो कर रहे हैं, 50% में क्या होगा, जैसे मान लो ब्लू है तो ये ब्लू का मतलब एक शार्प पॉइंट नहीं है यहाँ पे, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, ये मान लो 450 से लेके और 490 तक है, कितनी वेवलेंथ तक है, 450 से 490 तक, और इसकी भी रेंज कहाँ से कहाँ है, यहाँ तक ऑरेंज है और यहाँ से रेड है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस रेंज का मान लो ब्लू है तब भी वो ब्लू ही है, पर इसका कलर दिखेगा कैसा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, रेड हो गया, यहाँ पे कलर आ गया तो इसकी वेवलेंथ ये है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके कलर आसपास वाले भी आपको मिलेंगे, टेबल को आप निकाल के, बुक आपके पास है तो उसमें आप चेक कर लो। ऑलमोस्ट इसी तरीके से उसमें एक का अल्ट्रावायलेट कलर भी दे रखा है एब्जॉर्ब लाइट का, तो उसको यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे ये एक आइडिया है ऑलमोस्ट बताने का कि भाई किसने कौन सा एब्जॉर्ब किया तो कौन सा मिल सकता है। और इसी के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, रूबी। रूबी क्या है, डायमंड है क्या, रूबी क्या है, जेम है, जो Al2O3 यानी एल्यूमिना का और होता है। रूबी कौन है, एक जेम है, कौन है भी, जेम है, जो जेम किसका बना हुआ है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एक जो क्रिस्टल लेटिस है उसमें कुछ एक एल्यूमिनियम के जगह कौन आ जाता है, Cr+3 आ जाता है, और Cr+3 जो है वो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और उसकी वजह से इसके d ऑर्बिटल का, इसके पास क्या था, d ऑर्बिटल है, और इस d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसके कारण ये क्या करता है, अच्छा ये जो देखो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, d से d में, वापस d से d में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं भाई, डी ट्रांजिशन। ये जो
कंपाउंड कलर शो कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? डी ट्रांजिशन बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स। बोलो भी पल्ले पड़ी गई बात। तो इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? पिंक या रोजी रेड कलर होता है रूबी का। दूसरा दे रखा है यहाँ पे एमराल्ड। क्या दे रखा है? एमराल्ड। एमराल्ड जो है वो भी कौन है? जेम है एक तरीके से, वो ग्रीन कलर का है। उसका जो ग्रीन कलर आ रहा है उसका रीजन भी कौन है? यही Cr+3 है। यहाँ पे बेरिल कौन है? और है, बेरिल और है Be3Al2Si6O18। ये बेरिल एक कॉम्प्लेक्स है, एक और है। इसमें एल्यूमिनियम की जगह कौन आ जाता है? Cr+3। ये आपने डिफेक्ट पढ़े हैं क्या सॉलिड स्टेट में? अरे बोलो भाई, आयन दूसरे आयन की जगह आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस एल्यूमिनियम जो केटाइन था उसकी जगह Cr+3 आ गया, और इसकी वजह से इसका कलर होता है स्पेसिफिक। और कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। इसका कैसा कलर होता है? ये ग्रीन कलर शो करता है। और कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करते हैं, उसका क्या रीजन है? डी ट्रांजिशन। बोलो भाई, ये बात पहले पढ़ी गई। तो दो आपके पास जेम आ गए, कौन कौन से? दो क्या, आप तो सारे ही जेम ही हो ना, रूबी और एमराल्ड। रूबी Al2O3 और का और है, और जिसमें Cr+3 आ रहा है क्रिस्टल लैटिस में, और ये इसके कारण ये कलर शो कर रहा है। एमराल्ड बेरिल का और है, और बेरिल का फॉर्मूला क्या है? ये। और इसमें भी एल्यूमिनियम की जगह कौन आ जाता है क्रिस्टल लैटिस में? Cr+3। अरे बोल क्लास में बोल के नहीं पढ़ना है, खुद देख लो। आंखें तो सबके हैं अलग अलग, जिसके नहीं है वो बाहर बैठो थोड़ी देर। अंधों के लिए कौन सी थेरेपी होती है? लुईस थेरेपी होती है, जिसमें उभरे हुए अक्षरों के लुईस ने बनाए थे। खुद अंधा आदमी था जिसने उनको पढ़ाने के लिए खुद ने बना लिए डिजाइन, वो खुद ही थेरेपी बना के चले गए, ठीक है। कोई अंधा है तो उसके लिए अलग थेरेपी। क्या बात चल रही थी? ये होगी सिनर्जी बॉन्डिंग। बात नहीं मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करेंगे। मेटल कार्बोनिल क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल कार्बोनिल से अटैच कौन है? एग्जांपल कौन है? खास बात क्या होगी इनके लिए? NiCO4, FeCO all 5, CrCO all 6, CO all twice, CO 8 और Mn2 CO 10। ये कुछ एक एग्जांपल अपने पास मेटल कार्बोनेट्स के दे रखे हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे? इनके कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? वे न्यूट्रल होंगे सारे के सारे। सब में मेटल जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। इसको अपन ने पढ़ा था पहले में। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। इसके लिए आप बीबीटी निकालोगे तो उसमें से जो S के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे? D में। फिर चाहे लिगेंड कोई भी हो, S में इलेक्ट्रॉन 4s में यहाँ तो 4s है, S में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये मान लो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हट नहीं रहे हैं, तो फिर लास्ट में SFL WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड और या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों ही कंडीशन में S से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। S जो सबसेल है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा ही कंपल्सरी। हाँ भाई, यहाँ अब बात कर लेते हैं अपन मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है। कौन कौन है?
टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज। ऐसे मतलब ऐसे आपको देख के नहीं हटेगा, आपको खुद इलेक्ट्रॉनों को हटाना है। जैसे निकेल 28 ऑर्गन Pd8 4s2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आ रहा है 0। अब इसके बाद में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 4। कितना आ रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड है। अरे बोलो, लिख के याद कर लो, बोलना नहीं। पेन को भी है ना, बहुत बढ़िया, लिख लो। ये सबके लिए एक ही बात है ना, कोई भी पड़ोसी को पूछ के बोल के नहीं पढ़े, खुद पेन कॉपी निकाल के पढ़ लो। याद कर रहे हो, इधर देख रहे हो तो सीधे बैठ के देख लो, आराम से पढ़े हैं, ऐसे हाथ ऐसे तो ऐसे। हाँ, अब क्या होगा, अब इसके लिए वैसे तो अपने पास जो CO है वो कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये वीक फील्ड होता तो भी ये इलेक्ट्रॉन अपन शिफ्ट करते हैं अंदर। 3D में 8 थे, और 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s बोल दो, ये 3D और 4p 0। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ये पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपने पास तो भी ये पेयरिंग होगी, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता तो भी ये पेयरिंग होगी। ठीक है, 4s 4p कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में निकेल का दूसरा कंपाउंड आपने पढ़ा था NiCN4 -2। उसके लिए आपने क्या पढ़ा था, वो क्या था DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनेट था, जबकि ये कौन है sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाँ भाई, अब अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। मेटल और कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है उसकी बात कर रहे हैं। कार्बोनिल जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, C+O और ये कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। दोनों में से कम किसकी है, कार्बन की है, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। मेटल एटम के पास कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसका जो ऑर्बिटल फुल फिल्ड है वो लोन पेयर डोनेट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई। अरे सॉरी मूर्ख आदमी, तुझे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि बोलना नहीं है। चौक होती तो सही जाती, ये दक्कन के लिखा रह गया। डी ऑर्बिटल जो उसमें कितनी लोग होती है, डी ऑर्बिटल में कितनी लोग होती है, अरे 4 लोग होती है। डबल नंबर्ड होता है डी ऑर्बिटल। मेटल जो उसके पास में कौन सा ऑर्बिटल है, फुल फील्ड डी ऑर्बिटल है। फुल फील्ड कौन है, डी ऑर्बिटल है। और ये जो अपना है अपने पास जो है कार्बोनिल, इस कार्बोनिल जो मॉलिक्यूल है उसका ABMO वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ABMO। MOT पढ़ ली 11th वालों ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें पढ़ा है क्या आपने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार के लिए मैं फटाफट बता देता हूँ, सामने देखो यहाँ क्या होता है,
जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसके लिए एमओटी क्या बोलती है कि जो एटम है, दो एटम है, दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल जो परमाणु कक्षक है, ये आपस में मिक्स होंगे और ये दोनों के कितने ऑर्बिटल हो गए? दो, एक इसका, ये दोनों मिक्स होके दो टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसके ऑर्बिटल है? अब ये पहले तो थे एटम के, अब है ये मॉलिक्यूल के, इसलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा वाला है? लोअर एनर्जी वाला है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो अपर एनर्जी लेवल है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो बीएमओ है ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड, ये तो ऑलरेडी क्या फुलफिल्ड है और ये पहले से यूज हो गया। वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास? वैकेंट है एबीएमओ। तो ये जो वैकेंट एबीएमओ ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या करेगा? लोन पेयर इससे एक्सेप्ट करेगा। पहला जो बॉन्ड बना था कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कार्बन ने डोनेट किए लोन पेयर और मेटल एटम ने एक्सेप्ट किया, वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है? सिग्मा। फिर इनमें जो ये जो ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी है? एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक ही एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं और दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी उसको क्या कह रहे हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसके परपेंडिकुलर दूसरा जो ऑर्बिटल है इनमें ओवरलैपिंग होगी उसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। कौन सी? कोलेटरल ओवरलैपिंग। और इसकी वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? और कोलेटरल जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी ओवरलैपिंग के जो परसेंटेज है वो क्या कम है, और एक्सियल में बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने आ रहे हैं ऑर्बिटल, इसलिए इसकी परसेंटेज ज्यादा है। इसीलिए जो ये अपना सिग्मा बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से क्या होती है? पढ़ाई गई आपने? बहुत बढ़िया, ये बात है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि जो लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस सुना है क्या आपने नाम? लुईस अम्ल और लुईस क्षार सुने हैं क्या? अरे बोलो भी, तो क्या क्या होते हैं बताओ भाई, बोल। लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन होते हैं ये बोल के बताओ। बिल्कुल सही है। अब देखो एसिड बेस के लिए तीन आपके पास क्या थ्योरीज हैं जो इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे 11th वाले, अभी पढ़ा नहीं है। कौन कौन सी है? लुईस अम्ल क्षार, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार और आरएनएस। ठीक है, आरएनएस H+ डोनेट करने वाले अम्ल है, OH- डोनेट करने वाले क्षार हैं, एसिड और बेस हो गए। ब्रोंस्टेड लोरी बोल रहे हैं कि H+ डोनेट करने वाले एसिड है और H+ एक्सेप्ट करने वाले कौन है? बेस है। और लुईस क्या बोल रहे हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो कौन है? एसिड है, और जो डोनेट करेंगे वो। अब आओ सामने, ये जो कार्बोनिल है ये क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, किससे? मेटल एटम से। और ये लिगेंड है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? पाई एसिड लिगेंड, ये भी बोलते हैं। और ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इसको। धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक आबंधन को समझाइए। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड इसके एप्लीकेशन है। वापस बताएं तो देश में सर ने जो उसके लिए फॉर्म के लिए गए थे। अब देखो ये जो कार्बोनिल है इसमें कार्बन के पास क्या लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर, लेकिन ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये निम्न विद्युत श्रेणी है, इसलिए ये क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन, और इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है इनमें? एक्सियल हो रही है, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा जो कार्बोनिल है उसके पास ऑर्बिटल वैकेंट है, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये मेटल के डी ऑर्बिटल जो फुल फील्ड है उससे ओवरलैपिंग करके फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोलेटरल ओवरलैपिंग, और ये इसलिए ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस लिगेंड को ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, लोन पेयर लेकर, लोन पेयर इससे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड हो गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। और ये बॉन्डिंग कौन सी है? सिनर्जिक बॉन्डिंग है, किसमें? मेटल कार्बोनेट। हाँ भाई, इसके बाद इसके एप्लीकेशन की चर्चा अपन कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये बायो वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉइंटर पहले से पढ़ भी रखे हैं आपने। बात नहीं भी बात नहीं, ऐसा तो कोई कुछ खास हुआ ही नहीं कि बातें करोगे। बैठ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट, वाटर की हार्डनेस वाला बताया था क्या आपको? वाटर की हार्डनेस का रीजन कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। कौन कौन से हैं सॉल्ट भी? कार्बोनेट है, क्लोराइड है और सल्फेट है। ये टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है और ये दोनों परमानेंट हार्डनेस का रीजन है। हाँ भाई, इनकी जो हार्डनेस है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए अपन इस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है भाई? Na4ADTA। किससे ट्रीट कर रहे हैं इसको? Na4ADTA से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये ADTA जो है वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ADTA -2, या फिर इसकी जगह सोडियम आ जाएगा। तो ये जो कैल्शियम वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कहाँ से? वाटर से। और वाटर जो है अब आपको जो मिलेगा वाटर वो कैसा होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। सॉफ्ट और हार्ड का मतलब आप उसको टच करके पता नहीं कर सकते हो कि वाटर को आप देख के कि ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ऐसे पता नहीं चलेगा। उसमें सॉल्ट जो होंगे वो डिजॉल्व होते हैं, बिल्कुल घुले हुए हैं, और वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है उसका। मैग्नीशियम भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये हट गया। सेकेंड, लेड पॉइजनिंग। किसकी बात है? लेड पॉइजनिंग। लेड की पॉइजनिंग जो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। इसमें भी होती है, एनिमल्स में भी। और आपने कुछ दिनों पहले ये लॉकडाउन से जस्ट पहले आपने सुना होगा एक बार कि मैगी बैन हो गई। सुना था कि? आपको बुरा भी लगा होगा कि मैगी बैन हो गई, क्या है? तो क्यों बैन हुई थी ये भी सुना होगा। क्या था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेड क्रोमाइड जो आ रहा है, लेड की ही बात कर रहे हैं अपन। ये इसी का एप्लीकेशन, इसलिए इसको यहाँ पे याद किया है। लेड जो होता है ना, इसको शीशा भी बोलते हैं। बैटरी जो होती है ना, बैटरी आपके तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दिया है, वैसे उसमें बैटरी जो होती है उसमें शीशा यूज होता है, और ये इसी को बोलते हैं शीशा। लोकली अपने जो बोला जाता है, क्या बोलता है कि मैगी में शीशा आ गया था, शीशे की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए उसको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। न्यूज़पेपर जो हिंदी वाले उसमें इस तरह से। तो लेड की जो पॉइजनिंग है उसके कारण उसको रोक दिया, लेकिन जहाँ रोका था वहाँ से उसको क्रैश करके नया मटेरियल बना के फिर लैब में चेक करके फिर उसको पास करके नहीं भेजा है। वो पीछे वाली गली से गया कि कुछ एक पैसे मिले, ठीक है, सीईओ ने पैसे पहुँचा दिए सरकार के पास, और गवर्नमेंट ने जहाँ था वहीं से हरी झंडी दे दी, और वो जहाँ थी मैगी वहीं से आपके पेट में। अब वो चाहे लेड की पॉइजनिंग हो, चाहे वो आपके लिए मेडिसिन ही हो, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से काम है, आप मरो चाहे जियो उससे मतलब नहीं, गवर्नमेंट की जेब भर गई, यही होता है।
हाँ भाई, अब ये जो लेड है इसकी भी पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए EDTA यूज करते हैं। क्या? EDTA। मान लो आप EDTA ले चुके हो और आपके क्या होगी, पॉइजनिंग हो गई, तो आपको EDTA का सॉल्यूशन पिला देना और फिर क्या होगा, पॉइजनिंग जो अपने आप ही रिमूव कर देगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व होकर साइड में हो जाएगा। और ऐसे ही प्लांट्स के लिए इसका सॉल्यूशन लेंगे और उसको कोई प्लांट्स वगैरह के दिक्कत आई है तो उसका स्प्रे कर देंगे, फिर उसको पानी की जगह इसको पिला देंगे, इसका सॉल्यूशन पिला देंगे, तो लेड की पॉइजनिंग हो जाएगी। फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको रिजोल्यूशन, फोटोग्राफिक प्लेट ये पढ़ा है क्या हमने? बोलो भी, फोटोग्राफिक प्लेट किससे बनी होती है? फोटोग्राफिक प्लेट का रिजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। फोटोग्राफ प्लेट का फॉर्मेशन ये AGBR से बनी होती है। किससे बनी होती है? AGBR होता है फोटो सेंसिटिव। क्या होता है? फोटो सेंसिटिव। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले जो फोटो खींचते थे उसमें क्या लगती थी? अब फोटो पहले खींचते थे तो उसमें फोटो अब भी वैसे ही खींचते हैं, पर जैसे ही क्लिक करा खचा वो लाइट गई और आगे जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये रखा हुआ, इस कैमरे पे जाएगी और इससे मोबाइल से टकरा के वापस आएगी। वो जो वापस आ रही है ना, तो वापस आती हुई जो लाइट है वो जिस डिजाइन में वो सामने आपके ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो लाइट जाके उस AGBR को क्या कर देगा? तोड़ देगा AGBR को, क्योंकि ये कैसा है, फोटो सेंसिटिव है, तो इसको तोड़ दिया। लेकिन ये जो फोटो की पूरी फोटो जो है उसका ये AGBR नहीं हटा है, ठीक है। ये फोटो जो थी उसके साइड वाला रह गया क्या AGBR यहाँ से, तो वो जो रह गया उसके लिए हाइपो सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? Na2H2O3, इसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। और ये यहाँ जो AGBR है इससे रिएक्शन करके सिल्वर का क्या बना लेता है? अरे आवाज नहीं भी, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा और रिमूव हो जाएगा यहाँ से कौन? AGBR। ठीक है, तो ये सिल्वर को हटा दिया, वहां से AGBR को हटाया किसने? हाइपो सॉल्यूशन। इसलिए आपने पहले सुना होगा कि भी जो फोटो है उसको वो फोटो धुलने के लिए गई, ऐसा पहले सुना था कि बहुत पहले? यस सर। वो यही धुलने का मतलब ये है कि उसकी फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसकी फिक्सिंग होती थी इस हाइपो सॉल्यूशन में, उसको डीप करके फिर सुखा देते थे। और फिर नेगेटिव भी आता था क्या, ऐसे लाइट की तरफ उसको करके देखते थे, धुंधला धुंधला उसमें दिखता था किसकी फोटो। आजकल वो नहीं आ रहा, डिजिटल हो गया सब कुछ, कैमरे की जरूरत ही नहीं है, हर कोई घर पे बैठे आराम से फोटो खींच के बढ़िया FB और इस पे उस पे लगा रहे हैं। चलो ये बात हो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विटामिन B12। कौन? विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कोबाल्ट का क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO+3 का। इसके अलावा और कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है भाई? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो क्या होता है? ब्लड को रेड रखता है क्या? इसके कारण ही ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है भाई? हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन होते हैं? हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम होते हैं? एक ही होता है। ट्यूशन करवाया 11th वालों को, ये बोला हो रहा है कि याद रखना है आपको। 4 आपने कैलकुलेट करके निकाल के आराम
उससे पहले ठंडे पड़े हो गए। क्लोरोफिल कौन है भाई? ये पिगमेंट जो है वो एनिमल ब्लड में होता है और ये कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, जो किसमें? फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अपने को फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है कि ये किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है। किसका होता है भाई? मैग्नीशियम प्लस का। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और एक और एंजाइम दे रखा है, वो किसके हैं? कार्बोक्सी पेप्टिडेज और एक कौन है? कार्बोनिक एनाइड्रेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक और एक कौन है? कार्बोनिक एनाइड्रेज। कार्बोनिक एनाइड्रेज। अरे आवाज नहीं भी। कार्बोनिक एनाइड्रेज ये जिंक के कौन है? ये जिंक के कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये ऑलमोस्ट बातें तो इसमें होगी। और कोई पॉइंट रह रहा है क्या? हीमोग्लोबिन में 4 होते हैं, बता दो। 4 बहुत बाद में बोला था, जब मैंने बता दिया उसके बाद बोला, और 3 बार और बोल रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका कंप्लीट हो गया। कल से फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करें या फिर सॉलिड स्टेट वगैरह? केमिकल काइनेटिक बताएं। हो गया क्या टाइम?